अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू स्टेप आउट विद नादिया अंजुम। नाजरीन, आज हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये प्यारा मुल्क हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस खूबसूरत मुल्क की तारीख क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और वो क्या हालात थे जिसने सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड होने पर मजबूर किया और हम एक अलग वतन हासिल कर सके। Now let's take the formal start of our video. बर्रे सगीर पाको हिंद की पुरानी सिविलाइजेशन का पता इंडस वैली के पुराने आसार से चलता है। इन आसार के मुताबिक बर्रे सगीर में दरियाए सिंध के पास तहजीब तकरीबन 8 से 10 हजार साल पुरानी है। यूं तो आर्यंस को सब कॉन्टिनेंट का असल वारिस कहा जाता है, लेकिन आर्यंस के यहाँ आने से पहले यहाँ पर जो लोग पहले से मौजूद थे वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए और फिर आर्यंस बर्रे-सगीर में मिडिल ईस्ट से एंटर हुए और दरियाए सिंध के साथ साथ मौजूदा इंडिया के बहुत से हिस्सों में रहना शुरू कर दिया। ये लोग पहले से यहाँ पर रहने वाले लोगों से मजहबी लिहाज से बहुत मुख्तलिफ थे और बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते थे। इनके मशहूर गॉड सूर्या, इंद्रा और अग्नि थे और वक्त के साथ साथ ये भी हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। हिंदुइज्म की जात पात की तकसीम की वजह से छोटी जात दूसरे मजाहिब में दिलचस्पी लेने लगे और यूं बुद्धिज्म का मजहब वजूद में आया। इसके अलावा महावीर और जैन मजहब भी बहुत मशहूर मजहब थे। फिर अलेक्जेंडर दी ग्रेट 357 कबल मसीह में वादी सिंध में दाखिल हुआ और जेहलम और टेक्सला से होता हुआ राजा पोरस पर हमला आवर हुआ, जिसका जवाब राजा पोरस ने इंतहाई बहादुरी से दिया और ये मार्का अलेक्जेंडर दी ग्रेट जरा मुश्किल से ही जीत पाया। इसी बहादुरी के सिले में सिकंदर आजम ने जेहलम शहर की हुक्मरानी राजा पोरस को लौटा दी और खुद वापसी इख्तियार की, लेकिन ग्रीस वापसी से पहले ही अलेक्जेंडर दी ग्रेट की रास्ते में डेथ हो गई। नाजरीन, ये कोई 2400 साल पहले की बात है कि चंद्रगुप्ता मौर्य की हुकूमत का अजीम दौर शुरू हुआ, जो बंगाल से लेकर बहिरा अरब तक फैली हुई थी और एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती थी। 319 में उसका पोता अशोका, जिसने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी और बहुत ज्यादा ब्लड शेड करके कई लाख लोगों को कत्ल कर दिया और अपनी हुकूमत कायम की। लेकिन बाद में इतनी कत्लो गारत से उसका दिल भर गया और बुद्ध मत के पैगाम को उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलाया और उसकी डेथ के बाद उसके बेटों की आपस में लड़ाई की वजह से ये अजीम सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी गई। गुप्ता डायनेस्टी 4वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। नाजरीन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एरा को हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके बाद हुन्स कौम ने सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया और गुप्ता डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया और मुल्क को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इसके बाद राजपूतों ने डिफरेंट स्टेट्स बनाई और सब कॉन्टिनेंट की मुख्तलिफ रियासतों पर हुकूमत करने लगे। अब दुनिया में दीन इस्लाम का सूरज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुलू हुआ और 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में इस्लामिक फतूहात का आगाज अरब से हुआ। मुसलमान हिंदुस्तान में तजारत के लिए आते और दीन इस्लाम की तबलीग भी करते। नाजरीन, ये 703 ईस्वी का जिक्र है कि जब राजा दाहिर के लोगों ने मकरान के गवर्नर और बहुत से दूसरे लोगों को कत्ल कर दिया और उनका साजो सामान लूट लिया और बहरी जहाज पर मौजूद औरतों और बच्चों को यरकमाल बना लिया। इसकी खबर जब हज्जाज बिन यूसुफ को मिली, जो इराक का गवर्नर था, उन्होंने राजा दाहिर से मुतालबा किया कि मुसलमानों का लूटा हुआ सामान वापस दिलवाया जाए और मुसलमानों के साथ इंसाफ का मामला किया जाए, जिस पर राजा दाहिर ने जवाब दिया कि ये समंदरी लुटेरे मेरे बस में नहीं हैं। इस जवाब पर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 17 साला जवां भतीजे को मोहम्मद बिन कासिम, जिनका नाम था, फौज देकर सिंध की तरफ भेजा और उन्होंने राजा दाहिर को शिकस्त फाश दी और अजीम मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद डाली। इस 17 साला नौजवान की बहादुरी और खूबसूरती से मुतासिर होकर हजारों की तादाद में हिंदुओं ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और फिर इसके बाद एक लामतनाही फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया।
محمد بن قاسم کے بعد سلطان محمود غزنوی، جنہوں نے سن 1000 سے 1026 تک 17 اٹیکس کیے سب کانٹیننٹ پر اور سومناتھ کے مندر کو ڈیمولش کر دیا اور مسلم حکومت کو مزید سٹرونگ کیا۔ 1192 غوری حکومت نے ہندوؤں کو شکست دے کر عظیم حکومت قائم کی۔ اس کے بعد 1206 سے لے کے 1526 تک 5 مسلم ڈائنیسٹیز قائم ہوں، جن میں پہلے نمبر پر قطب الدین ایبک یا دا سلیو ڈائنیسٹی آتی ہے، جو 1206 سے لے کر 1290 تک قائم رہی۔ سیکنڈ نمبر پر خلجی ڈائنیسٹی آتی ہے، جو 1290 سے 1320 تک قائم رہی۔ تھرڈ نمبر پر تغلق ڈائنیسٹی آتی ہے، جو 1320 سے 1414 تک قائم رہی، اور تغلق ڈائنیسٹی کے دوران ہی 1398 میں تیمور نے انڈیا کو انویڈ کیا اور تیمور لنگ کے نام ہوا۔ 1414 سے 1451 تک فورتھ ڈائنیسٹی ہے، جس کو سادات ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ففتھ ڈائنیسٹی 1414 سے 1526 تک لودھی ڈائنیسٹی ہے، جس میں ابراہیم لودھی کو ظہیر الدین بابر نے شکست دے دی اور مغل امپائر کی ابتدا کی۔ مغلز میں بابر کے بعد ہمایوں، جلال الدین اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر اور پھر بہادر شاہ ظفر کی حکومتیں شامل ہیں۔ مغل امپائر کا سب کانٹیننٹ سے خاتمہ برٹش کی آمد کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہوا، اور یوں پورا سب کانٹیننٹ انگریزوں کی کالونی بن گیا۔ اب ہندوز، مسلم، سکھ، بدھ مت اور دوسری تمام قومیں انگلش قوم کی کالونی بن چکے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بہت زیادہ قتل و غارت کی وجہ سے کوئین الزبیتھ نے پورے سب کانٹیننٹ پر اپنا آرڈر ڈکلیئر کر دیا۔ پھر مسلم قوم میں عظیم لیڈرز قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال 19ویں صدی کے اواخر میں سامنے آئے، اور شروع میں انہوں نے ہندوؤں کے پارٹی کانگریس کو جوائن کر کے آزادی کی جدوجہد شروع کی۔ یہ آزادی انگریزوں سے آزادی تھی، لیکن بعد میں ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنی سیاسی پارٹی مسلم لیگ بنائی اور ایک الگ وطن کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ دنیا کے حالات پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بدلنے لگے اور برٹش آخرکار سب کانٹیننٹ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں سب کانٹیننٹ کے مسلمز نے بالآخر 14 اگست 1947 کو ایک عظیم اور ناقابل تسخیر ملک پاکستان حاصل کر لیا، اور ہندوؤں نے اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کو منایا، اور یوں برٹش اس تقسیم کے بعد واپس انگلینڈ چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے پیارے ملک پاکستان کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔